डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की एसएसटी में हिस्ट्री का जो फर्स्ट लेसन चल रहा है उसका 4th पार्ट। इससे पहले के 3 भाग आप देख सकते हैं इससे पिछले यूट्यूब इसी चैनल पे, जो 3 भागों में हमने डिस्कस किया था फर्स्ट लेसन को। और 4th पार्ट्स में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द एज ऑफ रिवोल्यूशंस, मीन्स क्रांतियों का जो युग है 1830 से लेके 1848 तक क्या क्या घटनाक्रम यूरोप में घटित हुए और कैसे एक राष्ट्रवाद नेशनलिज्म की फीलिंग यूरोप में डेवलप होती है, इस पे आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। एज कंजर्वेटिव regimes tried to consolidate their power, liberalism and nationalism came to be increasingly associated with a revolution in many regions of Europe, such as Italian German state, the province of Ottoman Empire। ऑटोमन एम्पायर का नाम यहाँ पर आया है। अब जैसे जैसे जो कंजर्वेटिज्म थे, एज कंजर्वेटिव रिजीम, रूढ़िवादी जो व्यवस्थाएं थी, इन्होंने अपने जो ताकत है उसको मजबूत, कंसोलिडेट मीन्स होता है मजबूत किया। लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म का मतलब है उदारवाद और राष्ट्रवाद जो है वो इंक्रीज हुआ, एसोसिएटेड विद द रेवोल्यूशन इन मनी रीजन ऑफ यूरोप। कहाँ पे उदारवाद और राष्ट्रवाद क्रांति से जोड़कर उनको देखा जाने लगा। और जो ऑटोमन साम्राज्य था, इटली और जर्मन के जो राज्य थे, और इटालियन जर्मन स्टेट जो राज्य थे, उसके साथ आयरलैंड एंड पोलैंड थे, उनके कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। दीज revolutions were led by the liberal nationalists belonging to the educated middle class elite। अब जो ये रेवोल्यूशन, क्रांतियों का जो नेतृत्व कर रहे थे, लीडर्स थे रेवोल्यूशंस वाले, ये क्रांति नेतृत्व करने वाले जो लोग थे वो उदारवादी जो नेशनलिज्म ने किया था। जो शिक्षित मध्य वर्गीय के जो विशेष लोग थे, मिडिल क्लास एलाइट मीन्स विशेष लोग मध्य वर्ग के, among whom were professors, school teachers, clerk and members of the commercial middle class। उसमें से देखो कौन थे, प्रोफेसर है और स्कूल टीचर्स थे, क्लर्क थे और कॉमर्शियल मिडिल क्लास, व्यापार में लगे हुए जो मध्य वर्ग के लोग, ऐसे लोग थे। द फर्स्ट अपहीवल टूक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। पहला जो विद्रोह हुआ फ्रांस में जुलाई 1830 में ये विद्रोह हुआ। द बोर्बन किंग्स हु हैड बीन रिस्टोर्ड टू पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव्स रिएक्शन आफ्टर 1815। 1815 के बाद जो बोर्बन राजा थे, 1815 के बाद हुई जो रूढ़िवादी जो व्यवस्था थी, उसके दौरान बोर्बन साम्राज्य को फिर से बहाल वहाँ पर किया गया था। जो इससे पहले आपने पढ़ा पिछले पार्ट्स में, जो वियना कांग्रेस हुई थी, वियना का जो सेटलमेंट समझौता हुआ था, बोर्बन साम्राज्य को अपना जो पुराना वंशवादी जो राज्य था वो मिल गया था। वर नाउ ओवरथ्रोन बाय लिबरल रिवोल्यूशनरीज हु इंस्टॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विथ लुइस फिलिप एट इट्स हेड। अब देखो इसके बाद क्या हुआ, उनकी जगह पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, संविधानिक जो राजतंत्र था वो स्थापित किया गया, जिसका अध्यक्ष कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को स्थापित किया गया लुइस फिलिप एट हिज हेड। हेड का मतलब यहाँ पे अध्यक्ष है, उसका हेड जो था लुइस फिलिप था। When France sneezed, Metternich once remarked, the rest of the Europe कैच कोल्ड। अब देखो एक बार मेटरनिक ने एक ये रिमार्क किया है, एक बार ये टिप्पणी की, जब फ्रांस स्नीज मीन्स जब फ्रांस छींकता है तो जो बाकी यूरोप है, यूरोप को जो है सर्दी जुकाम हो जाता है। द जुलाई रिवोल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स विच लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स। अब जुलाई की जो क्रांति थी, जुलाई रिवोल्यूशन, इसमें जो है स्पार्क्ड में से भड़क उठी, एन अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स, जब ब्रुसेल्स में विद्रोह भड़क गया, जिसके फलस्वरूप जो है विच लेड, जिसके फलस्वरूप बेल्जियम बार्किंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड, जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो गया ब्रुसेल्स से। नेक्स्ट पैराग्राफ,
यहाँ पर है an event that mobilized nationalist feeling among the educated elite across Europe was the Greek War of Independence। अब इस घटना ने जो है पूरे यूरोप का जो एलाइट मीन्स जो अभी शिक्षित वर्ग था उनमें राष्ट्रीय भावना का संचार किया, जिसके फलस्वरूप ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ। मतलब यूनान, ग्रीक का जो स्वतंत्रता संग्राम था, ग्रीक का मतलब है यूनान से, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ। ग्रीस हैज बीन पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। अब 15वीं शताब्दी में यूनान जो था ग्रीक ऑटोमन एम्पायर का एक भाग था। द ग्रोथ ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ अ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंग द ग्रीक विच बिगेन इन 1821। अब यूरोप में जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद वहाँ पे चल रहा था उसकी प्रगति से जो है ग्रीक में 1821 में स्ट्रगल शुरू हो गया है। किसके लिए? इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल शुरू हुआ 1821 में। नेशनलिस्ट इन ग्रीक गॉट सपोर्ट फ्रॉम अदर ग्रीक्स लिविंग एक्साइल एंड आल्सो फ्रॉम मनी वेस्ट यूरोपियन हु हैड सिंपथाइज फॉर एंशिएंट ग्रीक कल्चर। अब जो ग्रीक में जो है जो राष्ट्रवादी लोग थे वो इधर उधर जो रह रहे थे, लिविंग इन एक्साइल में से जो निर्वासित थे, अपने देश से बाहर रह रहे थे, पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी उनको समर्थन मिला। किस लिए मिला? जो प्राचीन कल्चर था यूनानियों का, उसको, उस संस्कृति के प्रति जो सहानुभूति रखते थे, सिंपैथीज रखते थे उस एंशिएंट ग्रीक कल्चर के प्रति, उनका भी सपोर्ट मिला। पोएट्स एंड आर्टिस्ट लॉडेड ग्रीस एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन एंड मोबिलाइज्ड पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट स्ट्रगल अगेंस्ट अ मुस्लिम एम्पायर। अब जो कवि थे और जो कलाकार थे, आर्टिस्ट, उन्होंने जो है यूनान को, ग्रीक को, यूरोपियन जो सिविलाइजेशन थी उसका जो पालना था, मीन्स उससे प्रारंभ हुई थी, उसकी प्रशंसा अपने कलाकारों में की और एक मुस्लिम साम्राज्य जो ऑटोमन एम्पायर था उसके विरुद्ध संघर्ष के लिए अपना जनमत जुटाया, पब्लिक ओपिनियन जो है जुटाया अपने लिए। द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन ऑर्गेनाइज्ड फंड एंड लेटर वांटेड टू फाइट इन वॉर। जो इंग्लिश पोएट था, देखो, लॉर्ड बायरन, इसने पैसा इकट्ठा करके युद्ध में लड़ने के लिए वो गया, वेयर ही डाइड ऑफ फेवर इन 1824, जहाँ पर वो बुखार से उसकी मृत्यु हो गई 1824 में। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, अब वहाँ पे जो है कॉन्स्टेंटिनोपल का ट्रीटी समझौता हुआ 1832 में, रिकॉग्नाइज ग्रीक एज एन इंडिपेंडेंस नेशन, और यूनान को, ग्रीक को एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंस नेशन के रूप में वहाँ पे मान्यता मिली। नेक्स्ट 3.1 हम डिस्कस करेंगे, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। जैसे जो रोमांटिक इमेजिनेशन, कल्पना थी, और जो नेशनल, राष्ट्रीय की भावना थी। द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट केम अबाउट ओनली थ्रू वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। जो राष्ट्रवाद का विकास जो है केवल युद्धों से, वॉर से या टेरिटोरियल एक्सपेंशन, क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ। कल्चर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। जो आइडिया ऑफ नेशन मीन्स राष्ट्र का के विचार का निर्माण करने में संस्कृति, कल्चर ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आर्ट एंड पोएट्री, काव्य और कला, स्टोरीज, कहानियाँ, म्यूजिक हेल्प्ड एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग। उसने जो है राष्ट्रवादी भावना को गढ़ने के लिए और व्यक्त करने के लिए सहयोग दिया, नेशनलिस्ट फीलिंग को शेप दिया। लेट अस लुक एट रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म का मतलब है जो रूमानीवाद है, मीन्स छायावाद जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, रोमांटिसिज्म इंग्लिश में बोला जाता है। एक काल है इसका इंग्लिश लिटरेचर में। अ कल्चर, अ मूवमेंट विच सॉट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। अब जो रोमांटिक है उसको जो है एक ऐसा सांस्कृतिक कल्चरल मूवमेंट, आंदोलन था जो एक खास तरह की
जो राष्ट्रीय भावना थी, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट का विकास करना चाहता था। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। अब जो रोमांटिसिज्म वाले थे आमतौर पर कलाकारों और कवियों का जो रीजन और साइंस, तर्क वितर्क वाली चीज़ें होती हैं, उसका क्या करते थे ये लोग, एंड फोकस्ड इंस्टीड ऑफ इमोशन इंस्टीट्यूशन एंड मिथिकल फीलिंग्स। उसका तर्क और विज्ञान का जो है उसकी आलोचना करते थे और उसकी जगह इमोशंस, भावनाओं का, इंस्टीट्यूशंस मीन्स अंतर्दृष्टि का, और मिथिकल फीलिंग्स जो रहस्यवादी चीज़ों की भावनाओं पर जोर वो देते थे। Their efforts was to create a sense of shared collective heritage or common cultural past as the basis of nations। अब उनका प्रयास क्या था, उनका एफर्ट्स क्या होता था कि एक कलेक्टिव मीन्स साझा, सामूहिक जो हेरिटेज, विरासत थी, उसकी अनुभूति और एक सामूहिक संस्कृति को जो है, जो पास्ट था उनका कल्चरल पास्ट, उसको जो है राष्ट्र का आधार बनाया जाए। यहाँ पर एक पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, दिस इज द पिक्चर ऑफ मैस्क्यूर एट चायोस कियोस। मैस्क्यूर जब हुआ था यूनियन दे ला क्रोआ में, हाँ, वहाँ की 1814 की फ्रांसीसी चित्रकार जो हैं दे ला क्रोआ, उन्होंने जो रोमांटिक चित्रकारों में से एक बड़ा नाम है उनका, ये इस घटना में जो है ये डिस्कस किया गया है। तुर्कों ने जो है 20,000 यूनानियों को मार डाला था और देला क्रोआ ने इस घटना को नाटकीय घटना बनाकर और महिलाओं और चिल्ड्रंस को, वुमेन्स की पीड़ा को केंद्र बिंदु मानते हुए कलर्स का प्रयोग करके यूनानियों में सहानुभूति, सिंपैथी जगाने की, क्रिएट करने की कोशिश यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट फिर अदर रोमांटिक्स सच एज जर्मन फिलोसोफर जोहान गॉटफ्रीड। जर्मन दार्शनिक जो थे योहान गॉटफ्रीड और हर्डर 1744 to 1803 claimed that true German culture was to discovered among the common people das Volk। उन्होंने उन चिंतकों ने ये दावा किया था कि जो ट्रू जर्मन कल्चर है, सच्चा जो जर्मन कल्चर है, उसके दास वोल्कमन से जो आम लोग हैं उसमें बसता है, कॉमन पीपल में बसता है। इट वॉज थ्रू फोक सॉन्ग, फोक पोइट्री एंड फोक डांस दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन वोल्सगीस वॉज पॉपुलराइज्ड। अब इसके लिए राष्ट्र जो है की जो सच्ची कहानियाँ, लोकगीत हैं और जो जनमानस का जो काव्य है या लोक नृत्य हैं, उससे प्रकट होता है। सो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दीज फॉर्म्स ऑफ फोक कल्चर वाज एसेंशियल टू द प्रोजेक्ट ऑफ नेशंस बिल्डिंग। अब इसके लिए जो लोक संस्कृति या जो इनके स्वरूप उनको एकत्र करके अंकित करना जो है, इन सब को कलेक्ट करके उनको अंकित करना राष्ट्र के निर्माण के लिए आवश्यक था। नेशनल बिल्डिंग के लिए एक प्रोजेक्ट की तरह ये था। द एम्फेसिस ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड द कलेक्शन ऑफ लोकल फोल्कलोर वाज नॉट जस्ट टू रिकवर एन एंशिएंट नेशनल स्पिरिट। अब स्थानीय जो बोलियां थी, लोकल फोल्कलोर था, स्थानीय बोलियों पर फोकस करके, स्थानीय लोक साहित्य पर फोकस करके उनको एकत्र करना जो है, केवल जो मॉडर्न नेशनलिस्ट, एंशिएंट नेशनलिस्ट स्पिरिट को वापस लाना नहीं था, बल्कि बट ऑल्सो द टू कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज टू लार्ज ऑडियंस हु वर मोस्टली इलिटरेट। बल्कि आधुनिक जो मॉडर्न मैसेज था, संदेश को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना था, जो क्या थे, मोस्टली इलिटरेट मीन्स अनिरक्षक थे। There was especially so in the case of Poland, which had been partitioned at the end of 18th century by the great powers Russia, Prussia and Austria। अब स्पेशली जो पोलैंड है 18वीं शताब्दी के अंत में रशिया है, पर्शिया है, ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी शक्तियों ने जो है
विभाजन उसका कर दिया था पोलैंड का। ये खास तौर पे पोलैंड पर लागू होता है। इवन दो पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्ट एज एन इंडिपेंडेंस टेरिटरी। अब पोलैंड अब स्वतंत्र जो टेरिटरी है, अपना भूक्षेत्र उसका नहीं था। नेशनल फीलिंग्स वर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। फिर भी म्यूजिक, संगीत और भाषा के जरिए, लैंग्वेज के जरिए राष्ट्रीय भावना को वहाँ पर जीवित रखा गया था। कैरोल कुरपिंस्की, जो कैरोल कुरपिंस्की था, फॉर एन एग्जाम्पल सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेराज, म्यूजिक, टॉर्निंग फोल्क डांस लाइक द पोलोनाइज एंड मजूरका इनटू नेशनलिस्ट सिंबल्स। अब कैरोल जो कुरपिंस्की था, उसने नेशनल स्ट्रगल का अपना जो है ओपेरा और म्यूजिक से उसका गुणगान किया, और पोलेनस और माजुरका जैसे जो नृत्य थे, डांस थे, फोल्क डांस को जो है नेशनल सिंबल में उसने बदल दिया। लैंग्वेज टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। लैंग्वेज ने भी जो है राष्ट्रीय भावनाओं के विकास, नेशनल सेंटिमेंट के डेवलप के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन, पोलिश लैंग्वेज वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल्स एंड रशियन लैंग्वेज वॉज इम्पोज्ड एवरीवेयर। अब रूसी जो कब्जे के बाद, जब रशिया ने पोलैंड को कब्जा लिया था, पोलिश जो वहाँ के स्कूलों में चलती थी उसको फोर्सफुली हटा दिया और उसकी जगह रूसी भाषा को वहाँ पर चलाया गया सभी जगह। In 1831, an armed rebellion against Russian rule took place, which was ultimately crushed. 1831 में रशिया के विरुद्ध एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, आखिरकार जिसको जो है क्रस्ट मीन्स, अल्टीमेटली क्रस्ट मीन्स आखिरकार जिसको कुचल दिया गया। फॉलोइंग दिस many members of the clergy in Poland began to use language as a weapon of national resistance। इसके लिए अनेक जो सदस्य थे उनने लैंग्वेज को एक हथियार बनाया, राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा को, लैंग्वेज को एक हथियार बनाया। पोलिश वॉज यूज्ड फॉर चर्च गैदरिंग एंड और रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। अब चर्च के आयोजन वहाँ पर किया गया था, जहाँ पे पोलिश लोग संपूर्ण जो धर्म की शिक्षा थी वहाँ पे पोलिश का इस्तेमाल, पोलिश लैंग्वेज का इस्तेमाल वहाँ पे किया गया चर्च में। एज अ रिजल्ट, अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड वर्शिप वर पुट इन जेल और सेंट टू साइबेरिया बाय रशियन अथॉरिटीज एज पनिशमेंट फॉर देयर रिफ्यूजल टू प्रीच इन रशियन। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, बड़ी संख्या में जो पादरी थे, इनके प्रीस्ट थे और बिशप थे, उनको जेल में डाल दिया गया। रूसी अधिकारियों ने, रशियन अथॉरिटीज़ ने उनको पनिशमेंट दिया, क्योंकि और साइबेरिया भी भेज दिया गया क्योंकि उनने रूसी भाषा का प्रचार करने से इनकार कर दिया था। द यूज ऑफ पोलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। और पोलिश भाषा जो है रूस के जो डोमिनेंस था, प्रभुत्व था, उसके विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी रूस की। इस प्रकार भाषा का बहुत बड़ा रोल यहाँ पर है। नेक्स्ट, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। हंगर भूख, हार्डशिप मीन्स जो कठिनाइयाँ थी, और पॉपुलर रिवोल्ट मीन्स जो जन विद्रोह हुआ, लोगों का विद्रोह। द 1830s वॉर ईयर द ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। 1830 यूरोप में जो है बहुत आर्थिक कठिनाइयाँ, इकोनॉमिक हार्डशिप लेकर आया। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी सॉ एन इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल ओवर द यूरोप। अब यूरोप में जो है 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में बहुत ज़बरदस्त जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन में इंक्रीज होता है। इन मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोस्ट सीकर्स ऑफ जॉब देन एम्प्लॉयमेंट। ज़्यादातर देशों में नौकरी सीकर्स मीन्स जॉब ढूंढने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, और जबकि उपलब्ध जो रोजगार था वो कम था, एम्प्लॉयमेंट कम था। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेट टू द सिटीज़ टू लिव इन ओवरक्राउडेड स्लम्स। ग्रामीण क्षेत्र जो था, वहाँ की जो अतिरिक्त आबादी थी, शहर में जाकर गरीब बस्तियों में, स्लम्स में रहने लगी। स्मॉल प्रोड्यूसर इन टाउन वर ऑफन फेस्ड with steep competition from imports of cheap machine-made goods from England, where industrialist was more advanced than on the continent। अब इसी बीच जो नगर थे यहाँ के, रूरल एरिया से माइग्रेट होके स्लम में यहाँ पर जो लोग आए थे, उससे बड़े नगर यहाँ पे बन गए थे। अब इसमें क्या हुआ, जो स्मॉल प्रोड्यूसर थे वो अक्सर इंग्लैंड से जो आयात इंपोर्ट किए जाते थे मशीनें,
सस्ते कपड़े से उनको जो है कंपटीशन करना पड़ा। इंग्लैंड में इस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो रूप था, स्तर था, बहुत ऊंचा था। इस कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में हो चुका था। देयर वॉज स्पेशली शो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन विच वॉज कैरिड आउट मेनली इन होम्स और स्मॉल वर्कशॉप एंड वॉज ओनली पार्टली मैकेनाइज्ड। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो छोटे छोटे कारखाने थे, प्रतिस्पर्धा के कारण जो टेक्सटाइल कपड़ा उद्योग था उसको बहुत ज़्यादा कंपटीशन झेलना पड़ा, क्योंकि उनका जो मुख्य जो उत्पाद था घरों और छोटे कारखानों में होता था, और उसमें मशीनीकरण मैकेनाइज्ड पार्शली मीन से कम था, अपेक्षाकृत इंग्लैंड से कम था और भागों में मशीन का यूज। In those regions of Europe where the aristocracy still enjoyed power, peasants struggled under the burden of feudal dues and obligations। अब यूरोप के उन इलाकों में जो है जो कुलीन वर्ग था वहाँ पे, जो रिच वर्ग था एरिस्टोक्रेसी, वो अभी सत्ता में था, और जो फार्मर्स थे और फ्यूडल सिस्टम जो सामंती व्यवस्था थी, फ्यूडल ड्यूज मीन्स जो सामंती शुल्क था, और उनके जो गरीब लोग थे उन इलाकों में, कृषक लोग उनके तले दबे हुए थे। The rise of food price of a year of bad harvest led to widespread populism in town and country। अब खराब फसल और खाने पीने की जो चीज़ें थी उनका मूल्य जब बढ़ा, इस वजह से खराब फसल होने के कारण बहुत ज़्यादा गरीबी, वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म मीन्स बहुत ज़्यादा गरीबी गांव में और शहर में यहाँ पर फैल जाती है। और इसी बीच द ईयर 1840 वॉज सच वन सच ईयर। अब जो 1848 का ऐसा साल था, फूड शॉर्टेज एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट वॉर द पॉपुलेशन ऑफ पेश आउट ऑन द रोड। अब खाने पीने की जो कमी है, फूड शॉर्टेज और वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी से लोग जो है पेरिस की सड़कों पर आ गए। बैरिकेड्स वर्क इरेक्टेड एंड लुइस फिलिप ऑफ फोर्स टू फ्ली। वहाँ पे जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए, अवरोधक जो हैं वो लगाए गए, और लुइस फिलिप को भागने से वहाँ पे मजबूर कर दे। फोर्स टू फ्ली मीन्स भागने पर मजबूर कर दिया। दिस इज द पिक्चर हियर, जो किसान विद्रोह हुआ था वहाँ पर, ये पिक्चर आप देख सकते हैं। एफिजेंट अपराइजिंग 1848 का किसान विद्रोह, किस प्रकार लोग किसान हमला करते हैं, लुइस फिलिप को यहाँ से भगा देते हैं। आगे देखिए, नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ पब्लिक ग्रांटेड सफरेज टू ऑल अडल्ट मेल अबव 21। अब इसी बीच जो नेशनल असेंबली थी, राष्ट्रीय सभा, इसने गणतंत्र की घोषणा की और 21 से ऊपर जितने भी पुरुष थे उनको मत वोट देने का अधिकार दिया। एंड गारंटी राइट टू वर्क, और काम करने के अधिकार की गारंटी इसने दी। नेशनल वर्कशॉप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वो सेटअप, और उसके बाद क्या किया, नेशनल वर्कशॉप, राष्ट्रीय जो कारखाने थे वो स्थापित किए, क्यों, एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए। अर्लियर इन 1845 वीवर्स इन सिलेसिया had led a revolt against a contractor who supplied them raw material and gave them orders for finished textile but drastically reduced their payment। अब इसी बीच 1845 में सिलेशिया में जो बुनकर थे, वीवर्स थे, उनके जो ठेकेदार थे, कॉन्ट्रैक्टर, जो उनका कच्चा माल उनको देकर निर्मित कपड़ा जो उनसे लेते थे, परंतु उनके दाम जो है बहुत कम थे, पेमेंट बहुत कम थे। द जर्नलिस्ट विलहेल्म वोल्फ डिस्क्राइब्ड द इवेंट इन अ सिलेशियन विलेज एज फॉलो। अब विलहेल्म वोल्फ ने सिलेशिया का जो एक गांव था उसकी घटना इस प्रकार बयान कर रखी है यहाँ पे। इन दीज विलेजेज विथ 18,000 इनहेबिटेंट, कॉटन वीविंग इन द मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन। वहाँ पे देखो लगभग 18,000 की पॉपुलेशन थी जो सूती कपड़ा का व्यवसाय करते थे, और इन श्रमिकों की हालत बहुत बेकार थे। द मेजरी ऑफ द वर्क इज एक्सट्रीम, बहुत बेकार हालत इन श्रमिकों की थी, इन लेबर्स की थी। द डिस्परेट नीड फॉर जॉब्स हैज़ बीन टेकन एडवांटेज ऑफ बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ गुड्स दे ऑर्डर्स।
अब देखो, जो काम के लिए बहुत बेरोजगारी यहाँ पर थी, उसका फ़ायदा उठाकर ठेकेदार ने जो इनसे माल बनवाया, कॉन्ट्रैक्टर ने उसका प्राइस जो है बहुत कम कर दिया, क्योंकि बेरोजगारी थी, उनको जो है वहाँ पे बेचना पड़ेगा। On 4 June at 2 p.m., a large crowd of weavers emerged from their homes and marched in Paris up to the mansions of their contractor demanding higher wage. अब 4 जून की बात है, 2 PM, बुनकरों की एक भीड़ अपने घरों से निकली और कहाँ पे पहुँची? चलते हुए, अपने मार्च करते हुए मैंसन्स ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्टर डिमांडिंग हायर, किस लिए? ठेकेदार के कोठे पे पहुँची, वो ज़्यादा मजदूरी देने की, वेज देने की बात कर रहे थे। They were treated with scorn and threats alternately. अब उन लोगों के साथ बहुत घृणा का व्यवहार किया जाता था, तो कभी उनको थ्रेट अल्टरनेटली, कभी कभी उनको धमकियाँ भी दी जाती थी। Following this, a group of them forced their way into the house, smashed its elegant window panes, furniture, porcelain. अब इसके बाद ये भीड़ ज़बरदस्ती घर में घुस गई। वहाँ पे जो विंडो थी, चमचमाती हुई एलिजेंट विंडो, उनको जो है फर्नीचर था, और चीनी मिट्टी की जो चीज़ें थी उनने तोड़ दी। Another group broke into the storehouse and plundered of its supply of cloth, which they tore to shreds. और जो दूसरा ग्रुप था वो स्टोर हाउस में घुसा, भंडार में, गोदाम में, और भंडार को लूट कर उसको तोड़कर ख़त्म कर दिया। द कॉन्ट्रैक्टर fled with his family to a neighboring village, which however refused to shelter such a person. अब जो ठेकेदार था, जो कॉन्ट्रैक्टर था, वो अपने परिवार के साथ पड़ोस के गांव में भाग गया वहाँ से, और ऐसे व्यक्ति को उस गांव वालों ने शेल्टर मीन्स शरण देने से इनकार कर दिया। He returned 24 hours later having a request send the army. अब उसने 24 घंटे के बाद सेना की मदद से वो वापस लौटता है। इन द एक्सचेंज दैट फॉलो 11 वीवर्स वो शूट, और उसके बाद वहाँ पर एक्सचेंज दैट फॉलो में टकराव होता है, और 11 जो सोल्डर्स हैं, 11 बुनकर को गोली वहाँ पर मार दी गई। 3.3 देखते हैं। 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स, जो उदारवादी लोग थे उनकी जो क्रांति हुई, इसको डिस्कस करेंगे इसमें। पैरेलल टू द रिवॉल्ट्स ऑफ पुअर, मीन्स जो यूरोपीय देशों में पुअर, अनएम्प्लॉयमेंट और स्टार्विंग पीजेंट and workers in many European countries in the year 1840, a revolution led by the educated middle class was underway. यूरोपियन देशों में जो गरीबी थी, पुअरनेस थी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी और स्टार्विंग पीजेंट, भूखमरी से जो ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, उनके समांतर जो पढ़े लिखे एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे, उनके बीच में भी एक क्रांति पैदा हो रही थी। Even of February 1848 in France had brought about the abdication of monarch, and a republic based on universal male suffrage had been proclaimed. 1848 फरवरी की जो घटनाएं थी, राजा को जो है अपनी गद्दी, मोनार्क को वहाँ पे छोड़नी पड़ी, एक गणतंत्र की घोषणा की गई, और उसमें पुरुषों को जो है सफरेज मीन्स यूनिवर्सल मेल सफरेज मीन्स सब जगह मत देने का अधिकार वहाँ पर दिया गया। इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप वेयर इंडिपेंडेंस नेशन स्टेट डिड नॉट ईस्ट, सच एज जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर, मैन एंड वुमेन ऑफ द लिबरल मिडिल क्लास कंबाइंड देयर डिमांड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशन विद द नेशनल यूनिफिकेशन। अब यूरोप के जो अन्य भाग थे जहाँ पर नेशन स्टेट अस्तित्व में नहीं आए थे, उनमें से जैसे जर्मनी है, इटली, पोलैंड है, ऑस्ट्रो हंगरियन जो एम्पायर है, वहाँ के जो लिबरल उदारवादी और मिडिल क्लास के जो लोग हैं, उनने भी संविधान की मांग की और नेशंस यूनिफिकेशन की, मीन्स राष्ट्र को एक करने की मांग वो करते हैं। They took advantage of the growing population unrest to push their demands for creation of nation state on parliamentary principles. अब संविधान की मांग तो उन्होंने की,